नमस्कार दोस्तों। काफ़ी गैप के बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जो करंट कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आपको पता होगा कि पॉलिटिकल क्लास मिलिट्री को रूल करती है और वो जो भी डिसाइड करती है करने के लिए वो करते हैं। फ़ौज में बदला नाम की चीज़ होती नहीं। फ़ौज में ऑपरेशन होता है, उसको आप चाहे बदला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन कोई आतंकवादी घटना हुई पहलगाम में, जिसको देखते हुए भारत की सरकार ने ये सोचा कि अब हमको उन आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करना चाहिए जहाँ से ट्रेंड होके आते हैं। तब ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया और उसकी तैयारी की गई। फिर हमने स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम को इस्तेमाल किया। पहले भी मेरी समझ यही थी कि हम अपने जवानों को इस लड़ाई में ना झोंके, उनका बलिदान हम ना करें और हमारे पास जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। और आजकल दुनिया में हर जगह यही होता है कि जब आपके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आपके पास एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि देश की सीमा में रह के लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी सेना को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वही हुआ। जो 9 अड्डे तबाह कर दिए गए, जिसमें तकरीबन सारे मुख्य आतंकवादी, जरगर, मुफ्ती, सभी मारे गए। और 21 की हमने लिस्ट बना रखी थी और उसमें से 9 ध्वस्त हो गए। बाकी जो बचे हैं 12, उनका भी हिसाब किताब होना बाकी है। जब ये हुआ तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया कि एक तरह से ये उसके देश पे हमला ही कहलाएगा, चाहे वो आतंकवादी पाले अपने देश में। और चूँकि वहाँ की जो उसकी टेररिस्ट की फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके मदरसे हैं या उनकी जो बिल्डिंग है जिसमें उनको सहूलियत दे रखी थी, उनको रख रखा था, तो उसको मानकर पाकिस्तान रिटेलिएट किया। F-16 और JF फाइटर चाइनीज़ उन्होंने भेजे, जो कि गिरा दिए गए। विशेष करके एयरफोर्स का इसमें योगदान रहा, इंडियन आर्मी का योगदान रहा कि जो भी हमले पहले हुए उसको हमने रिटेलिएट किया और हवा में ही उनको मार गिराया। जो भी एरियल वेपन आया या एयरक्राफ्ट आया, उसको गिरा दिया गया और कहीं कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये देखते हुए पाकिस्तान ने खींच में आकर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो कि एक क्लासिकल लड़ाई है 1947-48 के बाद से चली आ रही है, गोले दागते, हम भी गोले दागते हैं, वो हैवी मशीन गन फायर करते, हम भी करते हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं वो भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, तो ये चलता रहा। उसके बाद भारत ने मेजर रिटेलिएशन किया, जिसमें भारत ने उनके प्रमुख शहरों को निशाना बनाया और फिर भी उनके जो है सिविलियन टारगेट को नहीं अटैक किया। स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को, मिलिट्री टारगेट्स को हमने अटैक किया और बड़े शहरों में काफ़ी जो है वहाँ पे बर्बादी हुई, जिसमें प्रमुख कराची है, बहालपुर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, इन सब के ऊपर अटैक किया। अब उसके बाद पाकिस्तान फिर जो है उसने क्लासिकल जो लड़ाई होती थी 71 और 65 की, जो भी राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए उसके इलाके हैं और JNK में, पंजाब में जो बॉर्डर के ऊपर इलाके हैं, उसके ऊपर उसने मिसाइल्स दागे, उसने ड्रोन से अटैक किया। तब भी हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99.99% सक्सेस हासिल किया। 0.01% भी चांस नहीं बचा जिससे कि कोई कैजुअल्टी होती या कोई बिल्डिंग टूटती या कोई मिसाइल जो है अपने टारगेट को हिट करती। तो गुजरात से लेके राजस्थान, राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर और पंजाब, कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। और इस तरह से भारत ने ये दिखा दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम और जो हमारा एयरफोर्स का एयर डिफेंस सिस्टम है और हमारा जो इंटीग्रेटेड कह लो कि अम्ब्रेला है जो हमको प्रोटेक्शन देती है S-400, उसका बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया।
और आज की डेट में उसके ऊपर मीटिंग चल रही कि आगे क्या होगा। लेकिन स्ट्रेटेजी वही है कि हमने अटैक किया पाकिस्तान को अपने बचाव में, क्योंकि शुरू में हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया था, हमने टेररिस्ट अड्डों को अटैक किया, उनकी ट्रेनिंग एरियाज़ को अटैक किया, जहाँ उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी, बिल्डिंग्स बना के उनको मरकज़ बना के दिए गए थे, उनको हमने नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान में अब बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं है। मेरा जो आकलन था वो यही है कि मुश्किल से उसके पास 48 घंटे का मसाला बाकी है लड़ने के लिए, जो कि उसने फूंक दिया है। और अब वो जो है बैगिंग बॉल लेके दुनिया में फिर मांग करने के लिए चला गया है। एक और बात प्रूव हुई है इसके अंदर कि उनमें विल पावर नहीं है लड़ने की। 71 के बाद कारगिल में उन्होंने छद्म युद्ध किया, जब चुपचाप उन्होंने अपने फ़ौजियों को जो है बिठा दिया था वहाँ पे पहाड़ों में। लेकिन अब जो है उनके पास कोई विल नहीं है लड़ने की बची। तो अब देखना होगा कि भारत की सरकार क्या सोचती है और क्या निर्णय लेती है, क्योंकि यही वक्त है जब पाकिस्तान को इस कमज़ोर स्थिति में बिल्कुल तोड़ दिया जाए। और जो बलूचों की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ, उस बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। जो नेहरू की टाइम में बलूचिस्तान को हम नहीं मिला पाए थे, वो अब हम उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम अपने में मिला सकते हैं। और इसी झटके में हम सिंध को बोल सकते हैं, सिंधियों को, कि आपको अगर अलग होना है पाकिस्तान से तो आप अलग हो जाइए, आपको एक इंडिपेंडेंट देश बना के हम मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को डिसमेंबर किया जा सकता है और आगे की कार्रवाई प्लान की जा सकती है। अब ये राजनीतिक समझ है, जो नेता हैं वो जो निर्णय लेंगे वो लेंगे, लेकिन फ़ौज को अब कदम पीछे नहीं रखना है। जो अभी हमने एडवांटेज लिया है उसको पुश करना है और इसको फाइनल कल्मिनेशन तक ले जाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है अब पाकिस्तान के साथ अंतिम लड़ाई साबित होना चाहिए। क्यों? कि उसको जब हम तोड़ देंगे 3 या 4 टुकड़ों में, वो छोटे छोटे प्रदेश या देश बन जाएंगे, तो उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी जो एक भारत जैसे देश से मुकाबला करें। तो सारे एसेट्स, जिसमें बेसिक रोल मेरे ख्याल से नेवी और एयरफोर्स का होना चाहिए, जिसमें इंटरडिक्शन प्लान किया जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान को बमबारी से तहस नहस कर दिया जाए। तो उसके कम्युनिकेशन सेंटर, उसके यार्ड्स, उसके शिप यार्ड्स और उसके जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त कर दिया जाए, उनकी मिलिट्री मूवमेंट कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद जो हमारी नेवी है वो कराची पोर्ट को घेर के उधर से आक्रमण कर सकती है और उसको तहस नहस कर सकती है, उसकी शिपिंग कैपेबिलिटी, उसकी नेवी को बर्बाद कर सकते हैं। जब वो पूरी तरह से क्रिपल्ड हो जाए, तब भारत की ज़मीनी फ़ौज या इंडियन आर्मी जो है मॉपिंग अप ऑपरेशन प्लान करे और पूरे इलाकों में टैंक और आर्मर्ड कैरियर व्हीकल से एंट्री करे लाहौर के रास्ते, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर मूवमेंट करते, उसको मॉप अप करते हुए उसको कैप्चर कर ले और उसके ऊपर तिरंगा झंडा गाड़ दे। और इस तरह से लड़ाई का अंत हो, जिसमें जो बचे खुचे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और जो उनका पैरामिलिट्री है, रेंजर्स है, वो सब सरेंडर कर दें, क्योंकि उनको पता है उनका जीवन कितना बचेगा इस लड़ाई के बाद, क्योंकि उस समय उनके पास न खाने को रोटी है, न लड़ने के लिए एम्यूनिशन, न आर्म्स, और ना ही उनकी राजनीतिक विल है। तब तक उनके सारे नेता और बड़े बड़े जनरल भाग चुके होंगे। तो वही समय होगा जब वो सरेंडर करेंगे, जिस तरह से 1971 की लड़ाई में सरेंडर किया था। और मेरे को लगता है कि उतना नाटकीय नहीं होगा जितना 1971 था। एक बड़ा सीरियस ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। बाकी टीवी चैनलों में मैं देखता हूँ न्यूज़, जिसमें बड़ा इसको ड्रामेटाइज़ किया जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो बदला ले लिया, हमने ये मार दिया, हमने हवा में कर दिया। वॉर इज़ a serious business. It is not a mimicry, it's not a joke. It has to be dealt with like a soldier, and overt operations are launched on the quiet to make use of surprise element and shock and awe. These are 2-3 things which are very important.
So on TV channels also, those retired veterans, they do come, they can give their ideas, but ultimately it is the armed forces which are currently operating. Are their generals, their leaders, are the best just to judge what they want to use, how they want to go. But one can always suggest and give their peace of mind and advice, and that can be built in case it is very useful, and उसका फ़ायदा जो है भारत की फ़ौज उन अनुभवों का उठा सकती है। और इसी तरह देश की जो सरकार है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हर एक स्टेट में चाहिए कि वहाँ पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, उसको बंद किया जाए। जनरली जब लड़ाई डिक्लेयर होती है उसमें एक नेशनल प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन होता है जिसमें इमरजेंसी टाइप की घोषित कर दी जाती है और इस तरह के कानून नाफिज कर दिए जाते हैं या लागू कर दिए जाते हैं जिससे कोई इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई, फॉल्स प्रोपेगेंडा या अफवाहें फैलाना या धन इकट्ठा करना, ये भी होता है, लोग चंदा इकट्ठा करने लगते हैं फ़ौज के नाम पर, या कि भाई हम आर्मी को मदद करेंगे, ये राशन चाहिए, ये फलाना चाहिए। ये सब चीज़ें ना हों उसके लिए जो है कानून एक तरह से लागू कर दिया जाता है पूरे देश में, चाहे किसी भी प्रदेश में कौन सी भी सरकार हो उसको मानना पड़ता है। नहीं तो ये वार क्राइम की श्रेणी में आता है। जो भी इस तरह का अपराध करता है उसके ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज होता है और उसकी सुनवाई भी नहीं होती और उसको ज़मानत नहीं होती, चाहे कोई कोर्ट हो, वो नहीं कर सकती, क्योंकि वॉर इज़ ए वॉर क्राइम कहलाता है। उसमें बड़े सीरियस रिपरकशन होते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए निर्णय ले। अगर हम युद्ध डिक्लेयर करते हैं ऑफिशियली तो राष्ट्रपति जो हैं वो प्रोक्लेमेशन करेंगे और एक वॉर घोषित करेंगे जिसके अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, और वॉर इमरजेंसी होने पर इस तरह के कानून जो है लगा दिए जाते हैं। मार्केट में होर्डिंग नहीं हो सकती, ट्रेनों को रोका नहीं जा सकता, कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कोई कर नहीं सकता, कोई हड़ताल नहीं होती और ना ही कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता। और कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर गड़बड़ करती है तो वो अरेस्ट होती हैं, उनके पूरे काडर को अरेस्ट किया जा सकता है और संगीन धाराओं में उन पर केस चलता है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो सरकार को इस मामले पर विचार तुरंत करना चाहिए और समय बर्बाद ना करते हुए इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और यही समय है, मेरा ख्याल तो यही है कि अब इसको निर्णायक लड़ाई में बदल कर जो इतिहास हमसे उम्मीद रख रहा है कि भारत पाकिस्तान के 3 या 4 जो मेजर टुकड़े करना चाहता है वो हो और एक नया उदय हो जिसमें 2-3 राष्ट्र छोटे छोटे बन जाएं जो कि भारत के पड़ोस में रह सकें और शांति से जो है अपनी प्रगति कर सकें। देखिए आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। मैं अब जो है रेगुलरली वीडियो बनाता रहूँगा और अपने विचार, अपने सुझाव इन वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूँगा। थैंक यू।